हरिप्रसाद जी चुपचाप बैठे हुए बड़ी बहू रेनू की बातों को सुने जा रहे थे। लग रहा था कि किसी भी समय वह अपना धीरज खो बैठेंगे, पर किसी तरह उन्होंने अपने आप को काबू में रखा हुआ था। रेनू थी कि अनवरत बोलती जा रही थी। बात बस इतनी सी थी कि पिछले 2-3 दिन से हरिप्रसाद जी के दांतों में कष्ट हो रहा था। दर्द से बेहाल थे। डॉक्टर को दिखवाया तो उन्होंने दांत निकलवाने की सलाह दी, पर दर्द के कारण यह संभव न था। अतः डॉक्टर ने दर्द कम करने की दवाइयां दी थी। वह कहा था कि दर्द खत्म हो जाए तभी दांत निकलवाया जाएगा। दांत दर्द की वजह से भी कुछ खा पी नहीं पा रहे थे, इसलिए बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा था, पर उसने 2 सूखी चपाती और सूखी सब्जी बेटे के हाथ भिजवा दी थी। हरिप्रसाद जी ने थाली को हाथ भी नहीं लगाया था और अब बहू रेनू जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि जब खाना ही नहीं होता तो पहले से ही बता दिया करो, कितना भी करो इनके नखरे खत्म नहीं होते। वह यह बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी कि दांत दर्द की वजह से ससुर जी से चपाती चबाई नहीं जा रही है, और गुस्से में थाली उठाकर बाहर चली गई। हरिप्रसाद जी ने एक गहरी सांस ली और छड़ी उठाकर अपने लंगोटिया दोस्त रामकिशन के घर की ओर चल दिए। आज उनका दिल बहुत उदास था। अपनी दिव्यांगत पत्नी की याद उन्हें आने लगी थी और सड़क के किनारे बने एक बेंच पर वे बैठ गए। अतीत ने तीव्रता के साथ उनकी यादों में प्रवेश किया। हरिप्रसाद जी सरकारी कार्यरत में सेवानिवृत्त थे। उनके 2 बेटे थे, संदीप और महेश, और दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उनकी पत्नी रेखा कम पढ़ी लिखी लेकिन मेहनती व स्वाभिमानी स्त्री जो कुशलता के साथ उनके घर का संचालन करती थी। सब कामों में कुशल, इसलिए महीने के अंत में अपनी पूरी पगार वह अपनी पत्नी के हाथ में सौंप देते थे और खुद निश्चिंत हो जाते थे। घर के मामलों में वह कभी भी नहीं बोलते थे, पर पत्नी को जब भी उनकी सलाह की जरूरत होती थी तो वे हरदम उनके साथ होते थे। समय के साथ उनकी उन्नति होती गई और बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। अपने जीवन काल में उनकी पत्नी ने एक जो सबसे अच्छा काम किया था वह था मकान बनवाना। शहर की एक अच्छी सी कॉलोनी में उसने अपने सपनों का संसार बसाया था। हरिप्रसाद जी ने ऑफिस से लोन लेकर कुछ दोस्तों से मदद लेकर पत्नी के इस सपने को पूरा किया। पहले मकान 1 मंजिला था, पर जब बच्चे बड़े हो गए तो हरिप्रसाद जी ने हिम्मत करके मकान की 2 मंजिलें और भी बनवा दी थी। उनके दोनों बेटों की शादी हो गई थी और दोनों के 2-2 बच्चे थे, और अब हरिप्रसाद जी अपने छोटे बेटे के साथ निचली मंजिल पर रहते थे और दूसरा बेटा दूसरी मंजिल पर रहता था। रसोइयां सबकी अलग अलग थी। बस त्योहार वाले दिन सब एक जगह इकट्ठे होकर त्योहार मनाते थे। मुंह से तो कोई कुछ नहीं कहता था, पर संदीप की पत्नी को बहुत तकलीफ होती थी कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। दूसरी भाभी तो बस हाथ लगाने के लिए आ जाती हैं। उधर महेश की पत्नी का कहना था कि जब रसोई तुम्हारी है तो जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी ही होगी ना। पर यह बातें कभी भी झगड़े का रूप धारण नहीं करती थी, क्योंकि रेखा जी खुद भी एक मेहनती महिला थी जो उम्र के इस दौर में भी चुस्त दुरुस्त थी। सारा दिन कुछ न कुछ करते रहना उनकी आदत थी। इसी कारण काम को लेकर बहुएं ही उन पर निर्भर रहती थी। हरिप्रसाद जी जब भी अपनी पत्नी के साथ बैठते थे तो कहते थे कि अब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, पेंशन तो आएगी ही, बस आराम से गुजारा हो जाएगा। जवानी में मैं जो सपने तुम्हारे पूरे नहीं कर पाया वह अब करूंगा। और पत्नी हल्के में मुस्कुराकर अपनी सहमति प्रकट कर देती थी, पर हरिप्रसाद जी का यह पूरा सपना नहीं हो पाया और एक दिन पत्नी उन्हें अचानक छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग सिधार गई। उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हरिप्रसाद जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी, पर होनी को कौन टाल सकता था। उनकी पत्नी ने इतने यत्न से मकान की नींव बनाई थी, उसमें अब दरारें पड़ने शुरू हो गई थी। हालात इतने बदल गए थे कि त्योहार के समय एक दूसरे को बधाई देने की भी सबको कष्ट होता था। सब अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हो गए थे। एक अकेले हरिप्रसाद जी ही रह गए थे।
एक अकेले हरिप्रसाद जी ही रह गए थे जो सब कुछ समझ रहे थे, पर उम्र के इस दौर में अपने आप को असहाय सा महसूस करने लगे थे। 2 दिन पहले ही वह जब अचानक घर में घुसे तो उन्हें बेटों व बहुओं की आवाज सुनाई दी। निराशा से वे चुपचाप खड़े हो गए और उनके दुख का ठिकाना न रहा जब उन्होंने सुना कि दोनों बेटों ने उन्हें महीने के लिए बांट लिया है। छोटी बहू को शिकायत थी कि जब मकान में सबका बराबर का हिस्सा है तो पिताजी की सेवा में भी सबका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। मैं भी तो थोड़ा सा आजाद रहना चाहती हूँ, जो पिताजी के कारण संभव नहीं हो पा रहा था। तकलीफ तो सबको हो रही थी पर कोई चारा न था और अब हरिप्रसाद जी 2 हिस्सों में बट गए थे। जिंदगी यूं ही चली जा रही थी। 2 महीने कभी एक बेटे के पास, फिर 2 महीने दूसरे के बेटे के पास। मुसीबत तो तब आती थी जब कभी महीने के अंत में यदि उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इलाज यह सोचकर नहीं करवाया जाता था कि अब 2-4 दिन के बाद दूसरे बेटे के पास तो जाना ही है, वही इलाज करा देगा। आज हरिप्रसाद जी के सब्र का बांध टूट गया था। 2 दिन पहले ही उन्होंने दांत निकलवाया था। उनका दिल कुछ मीठा, कुछ गरम, कुछ नरम खाने का हो रहा था। उन्होंने अपनी छोटी बहू को हलवा बनाने के लिए कहा और छोटी बहू का जवाब था कि मैं अभी खाली नहीं हूँ, आपको और कुछ तो सूझता ही नहीं, इस उम्र में भी खाने की पड़ी है। 2 दिन के बाद बड़ी बहू के पास जाएंगे तो वहीं खा लेना, मैं किटी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। और हरिप्रसाद जी के शब्दों का पैमाना छलक गया। आज तक वह अपने बेटे बहुओं की सब ज्यादतियां बर्दाश्त कर रहे थे, पर आज तो हद हो गई। आंखें आंसुओं से भर गई और वे किशनलाल जी के घर चले गए। किशनलाल जी उनके बचपन के मित्र थे। शिक्षा प्राप्ति से लेकर रिटायरमेंट तक दोनों साथ ही रहे। किशनलाल जी थोड़े व्यवहारिक बुद्धि वाले व्यक्ति थे। वह दिल से नहीं दिमाग से सोचते थे। उन्होंने अपने दोस्त को कई बार समझाया था कि थोड़ा रोब रखा करो, किस बात की तुम्हें कमी है, मकान अभी तुम्हारे नाम है। बेटे बहू जब भी सिर पर बैठने की कोशिश करें तो धमकी दे दिया करो कि किसी को भी हिस्सा नहीं दूंगा। पर हरिप्रसाद जी को यह बात नामंजूर थी। उनका कहना था कि जब मकान बनवाया ही बच्चों के लिए है तो ऐसा सोचना किस लिए। लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि अब कुछ करने का समय आ ही गया है। किशनलाल जी से सलाह मशवरा करके हरिप्रसाद जी घर आकर अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने आकर खड़े हो गए, जैसे मन ही मन उनसे विचार विमर्श कर रहे हों। एक दृढ़ निश्चय उनके चेहरे पर आया और वह भूखे पेट ही सो गए। किसी ने भी खाने के लिए उनसे नहीं पूछा कि उनके दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ गर्मियों की छुट्टियों में बाहर जा रहे हैं। किसी को भी यह ख्याल नहीं था कि पिताजी क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। हरिप्रसाद जी ने भी कुछ नहीं कहा। उन्हें अपनी योजना को अंतिम रूप देने का अवसर मिल रहा था। वह चुपचाप शांत भाव से बैठकर सबकी तैयारियां देख रहे थे। वैसे भी उनका मानना था कि जब बेटे माँ बाप को नहीं पूछते तो बहुओं से क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि किसी की सेवा न करनी पड़े। वह तो पति और बच्चों में ही अपना परिवार देखती हैं। सास ससुर उन्हें बोझ लगने लगते हैं। वह अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहती हैं, पर अपने कर्तव्यों की तरफ यह आंख मूंद लेती हैं। हरिप्रसाद जी अपने मित्र के साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। प्रॉपर्टी डीलर किशनलाल जी के पुत्र का खास दोस्त था। उनसे मिलकर अपनी व्यथा बताई, कुछ सलाह मशवरा किया, वह वापस आ गए। 8 दिन के बाद जब बेटे बहुएं प्रसन्नचित घर लौटे तो मकान पर ताला देखकर सबकी त्योड़ियां चढ़ गई। छोटी बहू बोलने लगी, हद हो गई लापरवाही की। पता था कि हम आज आ रहे हैं, घर नहीं बैठ सकते थे। उनके गुस्से का कारण भी था कि वह 2 महीने पिताजी को उनके पास रहना था। काफी देर इंतजार करने के बाद दोनों बेटे बहुएं इंतजार करने के बाद किशनलाल जी के घर की ओर चल दिए।
और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि पिताजी ने मकान 80 लाख में बेच दिया है। और अब वे कहाँ हैं, किसी को कुछ पता नहीं। दोनों परिवारों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया। उन्हें लग रहा था कि यह एक भद्दा मजाक है जो पिताजी ने उनके साथ किया है। गुस्से में दोनों भाई उबल रहे थे। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मकान की कीमत लगभग 95 लाख की थी, तो पिताजी ने 15 लाख का घाटा क्यों उठाया? यह उन सब की समझ से बाहर था। कोई चारा न देखकर सब अपने ससुराल चले गए। अगले दिन बड़े बेटे के पास किशनलाल जी का फोन आया और उन्होंने दोनों बेटों को अपने पास आने के लिए कहा कि कुछ आवश्यक सूचना देनी है। शाम तक का भी इंतजार सबको भारी पड़ रहा था। किशनलाल जी के पास से जो सूचना उन्हें मिली उसने दोनों बेटों की जुबान पर ताला लगा दिया था। दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। सोचने समझने की शक्ति ने जैसे साथ ही छोड़ दिया हो। किशनलाल जी के अनुसार हरिप्रसाद जी हरिद्वार चले गए हैं और उन्होंने वहां पर एक घर ले लिया है और अब वहीं रहेंगे। यह समाचार पूरे परिवार पर एक भारी प्रहार था। बस अनुनय विनय करने पर किशनलाल जी से वे पिताजी का पता प्राप्त कर सके और हरिद्वार की ओर चल पड़े। पिताजी का यह कदम उनकी समझ से बाहर था। हरिद्वार पहुंचकर पिताजी को देखकर एक और झटका लगा। पिताजी तो प्रसन्नचित्त और स्वस्थ लग रहे थे। बेटे बहुओं को देखकर उनके होठों पर मुस्कान आ गई। प्रसन्न दिल से उनका स्वागत किया और मनोहर कहकर किसी को आवाज लगाई। आवाज सुनते ही एक लड़का सामने खड़ा हो गया। सबने कौतूहल से उसे देखा। हरिप्रसाद जी ने सबकी नजरों को नजरअंदाज किया और मनोहर को 4 प्लेट गरम गरम हलवा लाने के लिए कहा। इसी बीच हरिप्रसाद जी सबसे बच्चों की कुशलता के बारे में जानने लगे। बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन पहल करे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि कुछ पूछने की। इतने में मनोहर एक ट्रे में 4 प्लेट लेकर आ गया और सबको एक प्लेट पकड़ा दी। किसी ने भी प्लेट को हाथ नहीं लगाया। किसी को बोलने ना देखकर हरिप्रसाद जी ने कमान अपने हाथ में ली और बोलने लगे। तुम सबको हैरानी हो रही होगी और गुस्सा भी आ रहा होगा कि पिताजी को यह क्या सनक सवार हो गई है, लेकिन कारण भी तुम लोग ही हो। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। तुम्हारी माँ ने मेरी एक अकेली तनख्वाह से कितनी कुशलता से घर को चलाया, यह मुझे तुम सबको बताने की जरूरत नहीं है। और आज मुझे यह कहने में कोई भी शर्म नहीं है कि उसने अकेले तुम सभी को अपने प्यार से बांध रखा था, पर तुम चारों लोगों ने अपने एक बाप को ही किस्तों में बांट दिया। पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो शांति से दे सकते थे, पर वह भी नहीं हो पाया। पार्लर और किटी पार्टी में जाने के लिए सभी के पास वक्त था, पर मेरी 2 रोटी सबको भारी पड़ रही थी। तुम सभी को अच्छी तरह से मालूम था कि जिसके पास भी मैं रहता था अपनी पेंशन वहीं खर्च करता था, लेकिन मेरी दवाइयों के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे। तुम सबको अपने अधिकार पता थे, पर इस बूढ़े के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी है, यह तुम में से किसी को भी याद नहीं रहा। और फिर जब मेरे बेटे ही ऐसे हैं तो बहुओं से मैं क्या उम्मीद रखूं? कहते कहते हरिप्रसाद जी का गला भर आया। दोनों बेटे और बहुओं में नजरें झुकाकर बैठे रहे। हरिप्रसाद जी ने दोबारा बोलना शुरू किया। मेरा यह फैसला तुम्हें पसंद नहीं आएगा, यह मैं जानता हूँ, पर इसके जिम्मेदार भी तुम लोग ही हो। तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने मकान बेच दिया है 15 लाख के घाटे में। मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। 5-5 लाख रुपए मैंने अपने पोता पोती के नाम से फिक्स डिपॉजिट कर दिए हैं, जो उनके बड़े होने पर उन्हें ही मिलेंगे। मैंने यह घर खरीद लिया है। 2 कमरे, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, सभी सुविधाएं हैं। इनमें जो कमी थी वह मैंने जुटा ली है। मैंने इसके लिए आश्रम को 20 लाख रुपए दे दिए हैं।
मेरे मरने के बाद यह घर आश्रम की संपत्ति हो जाएगा। अभी अभी जिस लड़के को तुमने देखा है वह एक अनाथ लड़का है जो मेरे साथ रहता है। मैंने एक स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया है, पढ़ता भी है और मेरी सेवा भी करता है। 4 लाख मैंने इसके नाम से भी जमा करा दिए हैं। बाकी जो बचा, कितना बचा उसका हिसाब तुम लगा लो। मैंने बैंक में जमा करा दिए हैं। बैंक से जो ब्याज आएगा और मेरी पेंशन से मेरा और मनोहर का खर्च आराम से चल जाएगा। अब तुम लोगों को मेरी तरफ से पूरी आजादी है, जैसे चाहो वैसे रहो। यह सब कहकर हरिप्रसाद जी चुप हो गए और आराम कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों बेटे बहुओं को समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी की बातों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया प्रकट करें, और सामने पड़ी हलवे की प्लेटों को देखकर छोटी बहू सोच रही थी कि एक प्लेट हलवे की कितनी बड़ी कीमत सबको चुकानी पड़ गई है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।